तो आज की कहानी एक घने जंगल में शुरू हुई, जहां एक आदिवासी आदमी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे ये भी साफ समझ आ रहा था कि वो किसी खतरनाक चीज से बचकर छुपा हुआ था। वो सावधानी से सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक अंधेरे की गहराई से एक भयानक आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और बिना सोच विचार वो झाड़ियों के बीच दौड़ पड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई बेहद भयंकर चीज दौड़ रही है, जो हर पल उसके और करीब आती जा रही थी। उसी समय पास में मौजूद आदिवासियों का एक ग्रुप किसी अनुष्ठान की तरह पागलों की तरह ड्रम्स बजा रहा था और उन ड्रम्स की गूंज पूरे जंगल में फैलकर माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वो आदमी भागता रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी पुकार जंगल की विशाल खामोशी में खो गई। तभी वो अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जमीन पर हाँफने लगा। इसी समय दूर एक कैंप में एक छोटी लड़की एक जानवर की खोपड़ी को घूर रही थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उससे बेहद डर चुकी थी। जमीन पर पड़ा आदमी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि उसके पीछे से एक डरावना हाथ धीरे धीरे सामने आया। वो डर गया और कांपते हुए अपना चाकू निकाल लिया। जैसे ही वो पलटकर खड़ा हुआ, उसके सामने एक विशाल और भयानक मॉन्स्टर खड़ा दिखा और अगले ही पल वो राक्षस दहाड़ते हुए उस पर झपटा, उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाकर बेरहमी से मार डाला। और जंगल में गूंजते ड्रम्स अचानक थम गए। दूर से आती चीखें सुनकर आदिवासी सहम गए और अपना अनुष्ठान तुरंत रोक दिए। उसी समय कैंप के अंदर वो छोटी लड़की डर से कांपते हुए चीखने लगी, जिसके बाद ये सीन यही कट होता है और अगला दृश्य उसी लड़की का है जो अब एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती है, जो एक डरावने सपने से डरकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है और कमरे के कोने में फैले अंधेरे में उसे एक भयानक साया दिखाई देता है। घबराई हुई वो तुरंत लाइट की तरफ बढ़ती है और स्विच चालू कर देती है। रोशनी फैलते ही उसे एहसास होता है कि वो साया तो सिर्फ कपड़ों से भरा एक स्टैंड था, लेकिन डर उसके अंदर अभी भी गहराई तक बैठा था। कांपती आवाज में उसने अपनी पोती क्लेयर को फोन किया और बताया कि वही प्राणी उसे लेने आ गया है। क्लेयर अचानक घबरा गई और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर हुआ क्या है, जिसके बाद क्लेयर अपने बच्चों के साथ जल्दी से अपनी दादी के घर की ओर निकल पड़ी। उसके बच्चों के नाम ब्री और रोमन थे। क्लेयर को वहां गए पूरे 20 साल हो चुके थे, इसलिए उसे रास्ता ठीक से याद नहीं था। इसलिए उसने गांव के अपने पुराने दोस्त, जो अब शेरिफ था, उसे फोन किया और उसे वहां आने का रास्ता पूछा। शेरिफ ने उसे पूरा रास्ता समझाया, जिसके बाद वे शहर पहुंच गए, जहां शेरिफ क्लेयर की दादी के घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। क्लेयर ने बच्चों का परिचय करवाया और उसी दौरान रोमन की नजर बेन पर पड़ी, जो शेरिफ की गाड़ी में बैठा हुआ एक कैदी था। फिर शेरिफ ने क्लेयर से पूछा कि उसकी दादी ने अचानक कैलिफोर्निया से उसे यहाँ क्यों बुलाया। क्लेयर ने बताया कि शायद दादी अकेली पड़ गई होंगी, इसलिए उन्होंने परिवार को बुलाया। शेरिफ ने कहा कि वे गांव के लोगों को भी बुला सकती थीं। क्लेयर ने समझाया कि दादी हमेशा अपनी परेशानियां परिवार के अंदर ही रखना पसंद करती थीं। इसी बात के बाद शेरिफ का व्यवहार सीरियस हो गया और उसने गांव में फैल रही चर्चाओं से जुड़ा एक सवाल किया कि वेंडिगो क्या होता है। क्लेयर ये सुनकर कुछ क्षण के लिए रुक गई, फिर बिना कुछ बोले मुड़ी और घर के अंदर चली गई। अंदर आते ही क्लेयर ने दादी को आवाज लगाई, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तभी रोमन की नजर उसी पुरानी खोपड़ी पर पड़ी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, सब लोग चिंतित होकर दादी को ढूंढने लगे। रोमन एक कमरे में गया जहां उसे एक चादर हिलती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन अचानक वो चीज की उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोमन डरकर पीछे की ओर गिर गया। तभी पता चला कि वो तो क्लेयर की दादी थी, जो कमजोर हालत में धीरे धीरे बाहर आई थी। इसके बाद सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर बैठ गए। दादी ने उन्हें अपने पुराने समय की तस्वीरें दिखानी शुरू की, जिनमें यंग क्लेयर भी नजर आ रही थी और उन तस्वीरों में उसके परिवार के बाकी लोग भी थे, जिन्हें देखकर दादी थोड़ी भावुक हो गईं। रोमन ने पूछा कि क्या परिवार में कोई और भी है। दादी ने शांत स्वर में कहा कि अब सिर्फ वे 3 ही बचे हैं। माहौल हल्का करने के लिए रोमन ने मजाक किया कि हमेशा जीना अच्छा होगा या मरना। दादी ने गहरी उदासी के साथ जवाब दिया कि हमेशा जीने का मतलब है उन सभी को मरते देखना जिन्हें तुम प्यार करते हो। उनके शब्दों के बाद कमरे में खामोशी फैल गई और सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। खैर, अगले दिन की बात दादी फिर से गायब हो गई थी, इसलिए क्लेयर ने बच्चों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। ब्री और रोमन उन्हें ढूंढते हुए शेड तक पहुंचे, लेकिन वहां भी दादी नहीं थी। तभी रोमन को कुछ अजीब सा दिखाई दिया और वो उसे देखने के लिए उस ओर बढ़ा। उसी समय ब्री ने लाइट चालू की और अचानक वही डरावना पुतला रोमन पर गिर पड़ा। डर के मारे रोमन चीख उठा। ब्री दौड़कर उसके पास पहुंची और जल्दी से पुतला हटाकर उसे उठा लिया, जिसके बाद वे दोनों जंगल में दादी को तलाशने के लिए आगे बढ़ गए। चलते चलते रोमन के जूते में कुछ चिपक गया, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए रुक गया, जबकि ब्री आगे बढ़ती चली गई। तभी अचानक पीछे से आने वाली आहट ने रोमन को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा तो वहां उनकी दादी खड़ी थीं, पर अगले ही पल दादी ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो बहुत शोर कर रहा है और कहा कि ऐसे शोर से आत्माएं परेशान होती हैं। फिर दादी दोनों बच्चों को अपने साथ एक जगह ले गईं, जहां रोमन ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही थीं। दादी ने शांत
लेकिन अजीब लहजे में कहा कि वे अपनी मौत के बाद रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोज रही थीं। ये सुनकर दोनों बच्चे एकदम उलझन में पड़ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। रोमन ने आगे पूछा कि इसका मतलब क्या है। तभी ब्री की नजर दादी के हाथ में पकड़ी हुई चीज पर गई और उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो ड्रीम कैचर है। दादी ने हाँ कहा और समझाया कि ड्रीम कैचर केवल मन की बुराई को नष्ट नहीं करता, बल्कि असली दुनिया में मौजूद बुरी आत्माओं को भी पकड़ता है। ये सुनकर रोमन को दादी की कही बात कुछ अजीब और अविश्वसनीय लगी, इसलिए उसने हल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा कि अगर ड्रीम कैचर सच में बुराई पकड़ते हैं तो फिर हमारे घर में इतने सारे ड्रीम कैचर पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ कई बुरी आत्माएं होंगी। दादी ने इस पर कोई मुस्कान नहीं दिखाई, बल्कि सीरियस आवाज में बोली कि वो ड्रीम कैचर किसी साधारण बुराई को नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बुराई वेंडिगो को रोकने के लिए रखा गया है। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि जब पाप इतना बढ़ जाता है कि इंसान सही फैसला नहीं कर पाता, तब वेंडिगो को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि जो ड्रीम कैचर घर के बाहर लटकाया है वह वेंडिगो को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे घर के अंदर आने से रोकने के लिए है। क्योंकि जो इंसान वेंडिगो को बुलाता है, अगर वह उसे सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वही वेंडिगो उसकी आत्मा पर पूरी तरह हावी हो जाता है। दादी की बात सुनकर बच्चों के मन में कई सवाल उठने लगे। वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि अगर वेंडिगो सच में मौजूद है तो वह उनके घर में क्यों आएगा। दादी कुछ पल तक चुप रहीं और बिना कुछ कहे वह मुड़कर घर की ओर चल दी, जिसके बाद बच्चे शेड की तरफ गए ताकि कुछ औजार ले सकें, क्योंकि उन्हें क्रिसमस ट्री काटने जाना था। वे जंगल में पहुंचे और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, पर चलते चलते उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे उस गंध का पीछा करते हुए एक छोड़ी हुई जगह पर पहुंच गए, जहां रोमन वहां पड़े सामान को देखकर सोचने लगा कि ये सब क्या है। तभी अचानक टक नाम का आदमी पीछे से आया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी केविन सामने आया और बोला कि ये उसकी चिंता की बात नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या रोमन अकेला है। उसी समय खिड़की से ब्री दिखाई दी, जिसने रोमन को चुप रहने का इशारा किया। तभी बेन अंदर आया और उसने कहा कि वो इस लड़के को जानता है। इसके बाद उन लोगों ने रोमन को बांध दिया और उसे जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जाने लगे ताकि उसे मारकर उसके शरीर के अंग ब्लैक मार्केट में बेच सकें। ब्री छिपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही उसे मौका मिला वो धीरे से पीछे आई। जब वे रोमन को कुएं में फेंकने वाले थे, ब्री अचानक आगे बढ़ी और केविन पर वार किया। इससे उनका ध्यान भटक गया और रोमन को भागने का मौका मिल गया, लेकिन उसके शरीर पर रस्से अभी भी बंधी थीं। ये देखकर टक ने उसे पकड़ने के लिए रस्सी खींची, जिससे रोमन अचानक गिर पड़ा, लेकिन ब्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो दौड़ी, रोमन के पास पहुंची और जल्दी से रस्सी काट दी। इसके बाद दोनों बच्चे साथ में वहां से भाग निकले और जंगल की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर बाद शेरिफ घटना की जांच करने उनके घर पहुंचा। रोमन ने बताया कि वो उन आदमियों में से एक को पहले भी देख चुका है और वो वही आदमी था जो शेरिफ की गाड़ी में बैठा था। लेकिन शेरिफ ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो उन आदमियों के घर जा चुका था और उनके बयान के अनुसार रोमन और ब्री ने ही उन पर हमला किया था। फिर उसने ब्री से भी पूछा कि क्या उसने उन आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। ब्री ने साफ बताया कि पहले हमला उन्हीं आदमियों ने किया था। उनके पास बंदूक थी और वे उसके भाई को मारने वाले थे, इसलिए उसने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस पर शेरिफ ने कहा कि उसने कभी बेन को हिंसक नहीं देखा, इसलिए ब्री की बात पर विश्वास करना नामुमकिन है। ये सुनकर रोमन ने अपने घाव दिखाए और गुस्से में कह दिया कि शायद उन आदमियों ने शेरिफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए होंगे। स्थिति बिगड़ते देख दादी ने हस्तक्षेप किया और शेरिफ से तुरंत घर छोड़ने को कहा। शेरिफ बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब रोमन डरा हुआ था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कहाँ रहता है। ब्री ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान रोमन को कपड़े में लिपटी खोपड़ी से किसी तरह की आवाज सुनाई दी। वो पहले ही डरा हुआ था और ये आवाज उसे और असहज कर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खोपड़ी को उठाकर देखने लगा। तभी दादी कमरे में आई, उसके घावों की जांच की और उसे सोने की दवा दी। रात में उसे सपना आया कि कोई घर की तरफ आ रहा है। डर कर वो अचानक उठ बैठा और पाया कि उसके घाव पूरी तरह भर चुके थे। तब दादी उसके कमरे में आई और खोपड़ी को देखते हुए बोली कि ये खोपड़ी उसके दुश्मनों और उसके डर दोनों का अंत कर सकती है, लेकिन इसे सावधानी से संभालना जरूरी है, क्योंकि ये अत्यंत खतरनाक है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रोमन ने उनसे पूछा कि क्या वे इसे कंट्रोल कर सकती हैं? दादी ने कहा कि वेंडिगो को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ये सुनकर रोमन डर के मारे रो पड़ा और बोला कि वे लोग उसे मार देंगे। दादी उसकी तरफ पीठ किए हुए बोली कि जब सब सो जाएं, तब वो खोपड़ी उन्हें दे जाए। रात होते ही दादी ने कुछ चीजें मिलाकर एक द्रव्य तैयार किया और रोमन को पिला दिया। उन्होंने कहा कि अब वेंडिगो की आंखें उसकी आंखें बन जाएंगी। रोमन ने वो मिश्रण पिया और उसके बाद आह्वान की रस्म शुरू हुई। उसने पुतला पकड़ते ही उसके हाथ खून से भीग गए, जबकि दादी ओजिब्वे भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। कुछ ही देर में खोपड़ी उस पुतले से चिपक गई। दादी ने उसे समझाया कि काम पूरा होते ही वेंडिगो को वापस भेज देना और उसका नाम फिर कभी नहीं लेना।
रोमन ने वादा किया और जंगल की ओर दौड़ गया। अगले ही पल ब्री ने उसे जगाया। रोमन ने बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसने वही पुतला वहीं पड़ा देखा। इससे उसे समझ आया कि जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि सच था। तभी क्लेयर वहां आई और उस पुतले के बारे में पूछने लगी। रोमन ने उसे बताया कि ये क्रिसमस के लिए एक तरह की सजावट है। क्लेयर ने उसे तुरंत इसे वहां से हटाने को कहा क्योंकि वो सजावट उसे अजीब लग रही थी। रोमन उसकी बात मानकर पुतले को कब्रिस्तान में ले गया। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, पुतला अचानक हिला और उसकी आंखें रोमन की ओर मुड़ गईं। खैर, उस रात रोमन ने वेंडिगो की आंखों के माध्यम से देखा कि वो भयानक जीव बेन और उसके साथियों तक पहुंच चुका था। वहां वेंडिगो ने पास खड़े बेन को पकड़ लिया और उसे पेड़ों के बीच की उस अंधेरी जगह में खींच लिया। पास खड़े केविन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वेंडिगो ने बेन को और गहराई में घसीट लिया, जिससे केविन डर कर भाग गया। रोमन अचानक डर से उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जो उसने देखा था वो वास्तविक घटना थी, इसलिए डर कर वो जंगल की ओर भागा, जहां उसने उन आदमियों को बेन की गुमशुदगी पर चर्चा करते देखा। तभी टक के चेहरे पर खून टपका। उसने ऊपर देखा तो पाया कि बेन की लाश पेड़ से लटक रही थी। ये देखकर दोनों आदमी घबराकर वहां से भाग गए। अब रोमन को यकीन हो गया कि ये सब वेंडिगो का ही काम है। ये सोचकर वो घबराकर घर की ओर भागने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वेंडिगो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। ठीक उसी समय ब्री वहां पहुंच गई और अचानक उसे देखकर वो रुक गई, जिसके बाद दोनों साथ घर की ओर चल पड़े। लेकिन ब्री को महसूस हो रहा था कि रोमन का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। बाद में रोमन अपनी दादी के कमरे के दरवाजे पर गया और दस्तक देने लगा, लेकिन दादी ने दरवाजा नहीं खोला। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे बेहद डरी हुई हैं। फिर रात के खाने के दौरान वेंडिगो ने रोमन के शरीर पर कंट्रोल कर लिया और उसे शिकार पर भेज दिया। उधर टक और उसका छोटा बेटा अपने घर में थे। बेटा बेचैन महसूस कर रहा था, जबकि टक लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक रोमन वहां पहुंचा और टक पर हमला कर दिया। बच्चा डर के मारे सब कुछ देखता रह गया, लेकिन असलियत ये थी कि रोमन अपने घर के बाहर ही था और हमला वास्तव में वेंडिगो कर रहा था। उसी समय ब्री बाहर आई और उसने रोमन को किसी अदृश्य चीज को खाने की कोशिश करते देखा। ये दृश्य देखकर वो घबरा गई और उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया, जिसके बाद रोमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या रोमन किसी तरह का नशा करता है। क्लेयर ने इनकार किया। ये सुनकर डॉक्टर ने किसी तरह की टेस्ट करवाने की सलाह दी। फिर अगली सुबह रोमन ने सुझाव दिया कि वे जंगल में क्रिसमस ट्री लेने जाएं। ब्री पहले हिचकिचाई क्योंकि उसे अब भी डर था कि वे आदमी जंगल में कहीं छिपे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वो तैयार हो गई। वापस लौटते समय ब्री ने बताया कि उनकी दादी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, इसलिए उसने रोमन को कैलिफोर्निया लौट जाने की सलाह दी। लेकिन रोमन ने साफ कहा कि वो यहीं रहेगा। उसी क्षण एक कार वहां आकर रुकी। कार में केविन बैठा था। वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था और रोमन भी उसी तरह तीखी निगाहों से उसकी ओर देख रहा था। जिसके बाद रोमन अपनी दादी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गया। दादी ने उसे चेतावनी दी कि वेंडिगो बहुत भूखा है और उसे शिकार चाहिए, इसलिए रोमन को सावधान रहना होगा और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रोमन ने दावा किया कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। दादी ने कठोर स्वर में कहा कि वेंडिगो को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रोमन ने पूछा कि क्या वे इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्होंने ही वेंडिगो को वापस लाया था। दादी ने धीरे से कहा कि बात वैसी नहीं है, बल्कि वेंडिगो पर उनका एक अधूरा कर्ज बाकी है। फिर उन्होंने अपना अतीत बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक कठोर सर्दी के दौरान उनके समुदाय में बहुत लोग भूख से मर गए थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनके पिता को भी भूख के कारण इंसानी मांस खाना पड़ा और ये उनके कम्युनिटी के रूल्स के खिलाफ था। और इसी कारण बुजुर्गों ने उनके पिता को दंड देने के लिए वेंडिगो को बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन वेंडिगो को बुलाने के लिए एक चारा चाहिए था और इसके लिए बुजुर्गों ने दादी को ही चारा बना दिया और ये उनके पिता जान चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक ड्रीम कैचर दिया ताकि वो वेंडिगो से सुरक्षित रह सके। पर श्राप इतना शक्तिशाली था कि ड्रीम कैचर होने के बावजूद दादी उस श्राप को पूरी तरह रोक नहीं पाई। दादी ने कहा कि वे जब तक जीवित हैं तब तक उसी श्राप में बंधी रहेंगी, जब तक वेंडिगो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। रोमन ने आत्मविश्वास से कहा कि वो उनकी रक्षा कर सकता है और वेंडिगो को कंट्रोल कर सकता है। दादी ने उसे समझाया कि वेंडिगो किसी का साथी नहीं होता, वो केवल फुसलाता है, ताकत का लालच देता है और फिर लोगों का इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद दादी ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक बार अपनी सेल्फिश इच्छा पूरी करने के लिए वेंडिगो को बुलाया था ताकि वे इस श्राप से मुक्त हो सकें, लेकिन वो निर्णय उनकी सबसे बड़ी भूल थी और तब से आज तक वे हर दिन उसका पछतावा झेल रही हैं। फिर दादी ने रोमन से इसे छोड़ देने की विनती की, लेकिन रोमन नहीं माना। उसने गुस्से में कहा कि वो पूरी जिंदगी कमजोर और डरपोक रहा है, लेकिन अब नहीं, अब वो सब कर सकता है। दादी ने चेतावनी दी कि यदि वो इस रास्ते पर चला तो श्रापित हो जाएगा, लेकिन रोमन ने उनकी बात नहीं सुनी और वेंडिगो को दोबारा बुला लिया। इसके बाद सीन केविन पर शिफ्ट होता है।
केविन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि अचानक ट्रेलर के नीचे से अजीब आवाज आती है और पूरा ट्रेलर जोर से हिलने लगता है। घबराकर वह मछेटी उठाता है और कार की ओर भागता है, लेकिन तभी वेंडिगो पूरी ताकत से उसकी कार को उठाकर पटक देता है और अगले ही पल वेंडिगो कार का दरवाजा फाड़ देता है और केविन को बाहर खींच लेता है। केविन जान बचाने के लिए वेंडिगो को उस मछेटी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर तभी वेंडिगो उसी मछेटी का इस्तेमाल करते हुए उसके पैर पर वार कर देता है। फिर वेंडिगो अंतिम वार करने ही वाला होता है कि अचानक रोमन चीखते हुए जाग उठता है। अगली सुबह क्लेयर अपनी दादी की चिंता कर रही थी और वही रोमन ने घर के सारे ड्रीम कैचर उतारकर शेड में रख दिए। तभी अचानक शेरिफ की गाड़ी आई और वही वेंडिगो अब भी घर को दूर से देख रहा था। शेरिफ ने बताया कि उसे उन आदमियों की लाशें मिली हैं जिन्होंने बच्चों पर हमला किया था। उसी समय वेंडिगो फिर से रोमन पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन रोमन बड़ी मुश्किल से खुद को उसके कंट्रोल से बचा लेता है। शेरिफ ने यह भी कहा कि उसे शक है कि इन 3 हत्याओं के पीछे रोमन का ही हाथ है। रोमन ने गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने को कहा और क्लेयर ने भी शेरिफ को घर छोड़ने के लिए कह दिया। ब्री को भी महसूस हुआ कि शेरिफ की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके भाई से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसने रोमन से इसके बारे में पूछा, लेकिन रोमन ने धीमी आवाज में केवल इतना कहा कि शेरिफ भी अब मर जाएगा। ये सुनते ही ब्री डर गई और अगले ही पल रोमन की आंखें बदलने लगीं और वेंडिगो का असर फिर से उस पर हावी होने लगा था। उधर सड़क पर शेरिफ की कार के सामने वेंडिगो तेजी से गुजरा। शेरिफ बाहर निकला और आसपास देखने लगा, तभी पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा तो वेंडिगो ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने तुरंत गोली चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय ब्री रोमन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेंडिगो का प्रभाव उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था और रोमन अपनी ही बहन पर हमला करने लगा। उधर राक्षस ने शेरिफ पर घात लगाकर हमला किया और उसे वहीं मार डाला। इधर ब्री ने रोमन से विनती की कि वो इसे रोक दे, लेकिन रोमन, जो अब आधा वेंडिगो बन चुका था, बोला कि अगर उन्होंने बीच में आने की कोशिश की तो राक्षस उन्हें भी ढूंढने आ जाएगा। तभी क्लेयर वहां पहुंची और उसने ब्री को रोमन से दूर हटने को कहा, जिसके बाद रोमन ने उन्हें सच्चाई बताई कि वेंडिगो पास ही है और वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर क्लेयर घबराकर दादी के कमरे में गई और उनसे इस बारे में पूछा। क्लेयर को लग रहा था कि वेंडिगो सिर्फ कोई कहानी है, लेकिन दादी ने साफ कहा कि ये कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। उसी क्षण वेंडिगो खिड़की पर आकर दिखाई दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। क्लेयर और ब्री ने जल्दी से कुल्हाड़ी और बंदूक उठाई और ऊपर की तरफ भागी। अगले ही पल वेंडिगो दरवाजा फाड़ते हुए घर में घुस आया, क्योंकि अब तक ड्रीम कैचर उसे अंदर आने से रोके हुए था, लेकिन रोमन ने वो ड्रीम कैचर हटा दिया था। इसी वजह से अब वेंडिगो घर के अंदर प्रवेश कर सकता था। खैर, सब एक कमरे में जाकर छिपे, लेकिन वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। इसलिए रोमन ने दीवार में छेद किया और सबको निकलने में मदद की। फिर वो सभी के साथ घर के बाहर भागा, लेकिन वेंडिगो फिर उनके सामने आ गया। ये देखकर क्लेयर ने हाथ में पकड़ी लालटेन उसकी ओर फेंक दी, जिससे वेंडिगो आग में जलने लगा और वे मौके का फायदा उठाकर शेड की तरफ भाग गए और उन्होंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन वो भी वेंडिगो को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो शेड तक पहुंच गया और दरवाजा तोड़ दिया। तभी ब्री ने उस पर ड्रीम कैचर फेंका, जिससे वो कुछ पल के लिए रुक गया। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेयर ने ट्रैक्टर से उस पर वार किया। फिर वे सब फिर से वहां से भाग निकले, लेकिन वेंडिगो फिर से खड़ा हो गया। तभी दादी वहां पहुंच गई। उन्होंने एक ड्रीम कैचर राक्षस के सामने रखा, जिससे वेंडिगो पीछे हट गया। फिर उन्होंने वही ड्रीम कैचर रोमन को दे दिया। रोमन वेंडिगो के सामने खड़ा हो गया और दादी कब्रिस्तान की ओर दौड़ी, जहां वे ओजिब्वे भाषा में मंत्र बोलने लगी, लेकिन वेंडिगो सीधा उनके पीछे चला गया। रोमन ये समझ चुका था कि दादी खतरे में है, इसलिए वो भी वहां पहुंचा और उसने वेंडिगो पर हमला कर दिया, लेकिन वेंडिगो ने तुरंत जवाबी वार किया। क्लेयर और ब्री पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला करने लगी, लेकिन राक्षस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वेंडिगो अब क्लेयर और ब्री पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी दादी सामने आ गईं और ड्रीम कैचर सीधे उसके चेहरे पर रख दिया। परंतु वेंडिगो ने खुद को छुड़ा लिया और गुस्से में दादी को पकड़ लिया। पर दादी इस पल के लिए तैयार थी। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कहा, यह आखिरी बार है, और अपने सीने में चाकू मार लिया, क्योंकि वेंडिगो उनसे बंधा हुआ था। जैसे ही दादी की मौत हुई, वेंडिगो भी उसी क्षण नष्ट हो गया। दादी को खोकर पूरा परिवार टूट गया और अगले दिन उनकी कब्र वहीं बनाई गई जहां दादी ने इच्छा जाहिर की थी। सब घर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में रोमन अचानक रुक गया। उसने जंगल की ओर देखा। उसे वही उपस्थिति महसूस हुई जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।